नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस संग्राम की तैयारी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, संग्राम की तैयारी, जी हां, और ये संग्राम है विधानसभा के बजट सत्र का, जो कि 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अब इस पर हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष चुनावी वादों से मुकरने, भ्रष्टाचार और अपराध रोकने में नाकामी, बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। 9 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है इसी को लेकर, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। लेकिन सत्ता पक्ष ने इससे पहले ही विपक्ष पर पलटवार करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों को इसके लिए तैयार रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से बात कर पलटवार करने की पूरी रणनीति समझाई है। अब सदन में किन मुद्दों पर मच सकता है संग्राम, पक्ष और विपक्ष की क्या है तैयारी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। राजनीतिक क्षेत्र में है तो सवाल और जवाब दोनों चलेंगे। विपक्ष अगर मध्य प्रदेश की जनता को अगर भ्रमित करने का प्रयास करेगा तो उसका वास्तविक जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह से तैयारी लगातार जारी है, सरकार की भी और विपक्ष की भी, इस विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं, क्या वाकई हंगामा देखने को मिलता है या चर्चाएं होंगी। ये तमाम चीजें भविष्य के गर्द में हैं। फिलहाल चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी खास राजनीतिक मेहमानों के साथ जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिलहाल चर्चा की मैं शुरुआत कर लेती हूँ। रितेश जी, बिल्कुल आप इसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, बजट सत्र में क्या हंगामा होगा या फिर क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं सरकार को घेरने के लिए, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बार क्या तीर आपके तरकश में रहेंगे, क्योंकि वार आप करेंगे, इसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे, लेकिन पलटवार की तैयारी पहले ही कर ली है सरकार ने। खुशी जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने अभी कल ही की ब्रेकिंग आपको बता रहा हूं कि 6,000 करोड़ का कर्ज ही लिया है। कल ही 6,000 करोड़ का कर्ज लिया है। और मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 20 सालों से सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का खेल खेल रही है। मेरे तर्कस की तीर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के विरोध की विधि की पीड़ा है, मध्य प्रदेश के हृदय का दर्द है, जो मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चाहे खेती हो, चाहे किसानी हो, चाहे मध्य प्रदेश की जवानी हो, सभी का बेड़ा गर्क कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे बेरोजगारी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया, कई बार आंकड़े बताएंगे, बार बार आंकड़े करके सरकार को चिढ़ाना नहीं चाहता हूं। नंबर 1, 35 लाख से ज्यादा का आंकड़ा। नंबर 2, सरकार ने काम को 32 लाख करोड़ आ गया। श्वेत पत्र सदन पे जारी करे, 2,97,000 करोड़ से अगर ज्यादा एक फूटी कौड़ी भी आई हो आप, वो भी 2,97,000 सरकार का कोड है। अभी तक ये आंकड़ा भी सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया कितना भी आया है। नंबर 3, वो बोलते हैं 70,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा हो गया, 1 लाख एकड़ तक जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पलायन दर निरंतर बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं मध्य प्रदेश बोलता है तो मध्य प्रदेश की ये धरती है। तो अगर खेती किसानी में इतनी तेजी से गति हो रही है तो क्यों पलायन का रेट बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की 1,30,000 से ज्यादा बेटियां दुष्कर्म का शिकार हुई हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई और मुख्यमंत्री के निवास, चाहे उज्जैन का हो और चाहे यहाँ का हो, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं सरकार ने पार कर दी है। और शायद यही कारण है कि कोई भी दिशा हो, चहुमुखी भ्रष्टाचार की गंगा फैली हुई है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा व्यवस्थाएं हो, आए दिन कोई ना कोई अपने खराब बात के कारण मध्य प्रदेश चर्चा में आता है। चाहे ड्रग माफिया के कारण आए, चाहे महिला अपराधों के कारण आए, चाहे सरकार के कर्ज के कारण आए, चाहे ग्लोबल मीट में जिस तरह से खाने की प्लेटों को लेकर सर फुटा हुआ उस बात को लेकर आए, चाहे सरकार के झूठ के कारण आए, और चाहे प्रहलाद पटेल के बेतुके बयानबाजी के कारण, चाहे मध्य प्रदेश की जनता को भिखारी बताने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री बार बार इस बात को कोड कर रहे हैं कि हम आगे भी इस तरह के बयान देते रहेंगे। यानी इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। तो निश्चित तौर पर जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन पर है, वो प्रदेश की जनता की आवाज को मुखरता और प्रखरता से उठाते रहेंगे। और सरकार की जवाबदेही बनती है कि सरकार को सदन पटल पर रखकर कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं और कितना फंड हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट पे आया और कितना हमने खर्चा इवेंट मैनेजमेंट में किया, इन सारी बातों को सदन पटल पर
सरकार को रखना चाहिए और जनता के सामने अपने सुनिश्चित आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। जो झूठी योजनाएं 20-20 साल से चल रही हैं, उनमें कितना क्रियान्वयन धरातल पर हुआ और क्यों ये फंड हमको इतना हर महीने कर्ज लेना पड़ा, कब तक हमको इस कर्ज की ब्याज चुकानी पड़ेगी, इन सारी बातों की जिम्मेदारी जवाबदेही सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अपराध और कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों हमारे भोपाल आए दिन कोई न कभी सौरभ शर्मा के कारण चर्चा में आता है, तो कभी एमडी डक्ट से कारण चर्चा में आता है। ये सारी बातों की जवाबदारी सरकार की सुनिश्चित करनी पड़ेगी और अगर जब तक सरकार अपने जवाब देने से भागती रहेगी तब तक कांग्रेस का विधायक एक विधायक सरकार से जवाब मांगता रहेगा और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, चले जवाब ले लेती हूँ योगेश जी से। योगेश जी देखिए, विपक्ष तो पूरी तरह से तैयार है जनता के मुद्दों को सजगता से उठाने के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगी कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त बना रखी है, लेकिन क्या जवाब रहेंगे आपके पास? इस बार तो आंकड़ों की भी बात कही जा रही कि पेश करे श्वेत पत्र आप। देखिए खुशी जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी की युवराज जो कृत्य विदेश में जाके देश की गरिमा को तार तार करने का करते हैं, वही प्रदेश में बैठी हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उनके वक्ता प्रदेश की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति देख और समझ रही है। इन्होंने मध्य प्रदेश को गड्ढे में जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो मैं थोड़े से कुछ आंकड़ों के माध्यम से रोशनी डालना चाहूंगा कि 2003 में मिस्टर बंटाधार के मध्य प्रदेश 3% इकोनॉमी ग्रोथ होती थी, आज 16% से ऊपर है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.8% होती थी, आज 14.2% के ऊपर है। सड़कें मिस्टर बंटाधार के समय होती ही नहीं थी, आज 5 लाख से ज्यादा 5,11,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय अगर मध्य प्रदेश की 2003 में 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, तो आज लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना आय है। तो मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारा सिंचाई का रकबा आज 58,000 हेक्टर से ऊपर 58,000 हेक्टर से ऊपर जा चुका है और इसको हम आगे ले जाके 75 और 65,000 से ऊपर ले जाने की मंशा रखते हैं। 3,65,000 करोड़ का बजट जुलाई 2024 में माननीय मोहन यादव की सरकार ने पेश किया था। इस बार हम उस बजट को 4 लाख करोड़ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सार्वजनिक रूप से कई बार कई मंचों से ये बात कही है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अपनी तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या हमारे युवाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो या GIS समिट हो, जिसमें 30,77,000 करोड़ से ज्यादा का न केवल निवेश आया बल्कि 13 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन किए जाएंगे। तो ये सब मध्य प्रदेश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है और मध्य प्रदेश का युवा भी इस डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की इस नीति से अक्षर सहमत है कि मध्य प्रदेश से पलायन भी रुकेगा, हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और किसान हमारा निरंतर समृद्ध हो रहा है। देखिए, गेहूं का समर्थन मूल्य 2475 से बढ़ाकर हमने 2600 रुपए कर दिया, धान का मूल्य बढ़ाया, प्रति हेक्टर 4,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। तो ये तमाम वो प्रयास है जो हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निरंतर कर रही है और आगे भी हम बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर कैसे हो, इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अथक प्रयास कर रही है। लाडली बहनों के बजट का भी प्रावधान इस आगामी बजट में बढ़ाया जाएगा। रही बात विधानसभा सत्र में विपक्ष के आरोपों से निपटने की, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक सवाल का संबंधित विभाग के मंत्री और उनके अधिकारी पूरा तैयारी के साथ आए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कांग्रेस के हर प्रश्न के उत्तर का। इसकी कितनी तैयारी रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इसका जवाब रितेश जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया देवदत्त जी से भी ले लेती हूँ। देवदत्त जी देखिए, संग्राम की तैयारी हम इसलिए बोल रहे हैं बजट सत्र को, क्योंकि संग्राम ही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब तो अमूमन ये देखा जा रहा है कि सदन चाहे कोई सा भी रहेगा, चाहे सत्र कोई सा भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हंगामा ही देखने को मिलता है, गर्मा जाता है। चाहे शीतकालीन सत्र हो तो भी वहां भी गर्माहट देखी जाती है। लेकिन इस बार जो दावे वादे किए जा रहे हैं या फिर ये कहें कि तैयारियां जो अपनी अपनी आपने दोनों ही राजनीतिक दलों से सुनी है, क्या कुछ लगता है, क्या तस्वीर इस बार रह सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार बड़ा
हंगामेदार सत्र होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास जरपरात मुद्दे हैं जिनको वो धार दे रहे हैं। 9 तारीख को नेता प्रतिपक्ष संघान में बैठक भी बुलाई विधायकों की, आम जनता से जिन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ भी, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी तैयारी में है, के पास अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा तैयार करने के लिए टीम लगी हुई है, अधिकारियों से लेकर सब लोग लगे हुए हैं। हालांकि ये बजट सत्र कम समय का है, बीच में होली और फिर छुट्टियां हैं, लेकिन जैसे ही ये सत्र शुरू होगा और विपक्ष जिस तरह से तैयारी में है, मुझे लगता है बहुत हंगामेदार ये सत्र शुरू होने वाला है। खासकर परिवहन के सौरभ शर्मा वाले मुद्दे पर और भी जो चीजें सामने आई हैं, उन सबको लेकर कांग्रेस जबरदस्त मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। उसको लेकर आज एक नया मोड़ भी आया है कि उमंग संगार के पुराने मामले में याचिका लगाई गई है। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने दबाने की कोई कोशिश नहीं बाकी रखेंगे, पूरा जोर लगाएंगे और इस सत्र को जो आप कम समय का जरूर रहेगा, लेकिन सीमित समय में ही बहुत हंगामेदार सत्र होगा। तो भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी, उसमें भी रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि पिछले दिनों विधायकों सबको ये कह दिया गया है कि किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से अपनी उपलब्धियां सदन के अंदर बताना है, लेकिन इस समय विपक्ष बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत आक्रामक मूड में। जी निश्चित है। चलिए फिलहाल रितेश जी से जवाब लूंगी। रितेश जी देखिए, नहीं लगता कि विपक्ष का काम ठीक है, जनता के मुद्दों को तो उठाना है, लेकिन हर बात पर सियासत आखिर कितनी लाजमी। किसानों की आप बात करते हैं, जो दावा किया गया था मैनिफेस्टो की हम बात कर ले, बीजेपी के 2600 का किया गया, 2700 का किया गया था और लगभग 2600 अब कल कर दिया गया है। दावे वादे जो किए गए हैं वो तो 5 साल के लिए किए गए हैं, तो नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन किया तो जा रहा है काम। अब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, ग्लोबल इंडस्ट्री समिट जो हुई, निवेशक रुचि जता रहे हैं मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा। तो आखिर फिर भी कहां समस्या आ रही है कि हर सौगात पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? खुशी जी, जैसा आपने पूछा कि ये जो वचन पत्र, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि धीरे धीरे कर रहे हैं। ये जो वचन पत्र होता है कि आपको लगता है कि 5 साल में 60 महीने होते हैं, 58 महीने तक हम अपने मन का काम करें, 59वें और 60 महीने में सिर्फ हम उठा के वो रेवड़ी बांट दें और अपना प्रॉमिस पूरा कर दें? क्या ऐसा लगता है कि आपको जिस दिन आपकी सरकार बन गई मध्य प्रदेश की धरती पर, आपको अपने वचन पत्र में किए हुए वादों को तत्काल निभाना पड़ेगा। 8 मार्च की डेट दी गई दिल्ली विधानसभा में कि वहां की बहनों के खाते में 2500 आएगा। 8 मार्च आने वाला, प्रधानमंत्री जी और वहां की रेखा गुप्ता जी को तत्काल वो राशि उनके खाते में डालनी होगी। ये होता है वचन पत्र, ये होता है मैनिफेस्टो का नियम। नंबर 1, जब भी आप अगर तुरंत की बात आती फिर आप भी तो गिर जाते हैं ना, कर्ज माफी की, इसीलिए तो सवाल उठा देते हैं वो। तो फिर ये क्या 1 साल में पूरा करना रहता है वचन पत्र का सारा, तो फिर आप पर भी सवाल उठ जाएंगे। जिस दिन आपकी सरकार बन रही, आपको अपने वचन पत्र को अमल में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अंतिम के 1 वर्ष में ला दो, अंतिम के 6 महीने में ला दो। एक बात तो ये हो गई। अब मेरे को इनके सवालों का थोड़ा जवाब देने दीजिए। जब भी आप इनसे जमीनी मुद्दों की बात करेंगे, युवराज, धर्मराज, कर्मराज, यमराज की बात करने लगेंगे। मैं इनसे जमीनी मुद्दों की बात कर रहा हूं। अभी आसमानी मुद्दों की बात करें, मैं उसका भी जवाब देता हूं कि हमारे युवराज जहां जाते नहीं जाते वो अलग विषय है, पर आपके जो पंत प्रधान जिनको आपने विश्व गुरु बना के रखा है, वो एलन मस्क के बच्चे को अमेरिका में जाकर खिलाते हैं, और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के रणबांकुरों को, हमारे देश के सपूतों को हथकड़ी भेज के हमारे देश की धरती पर वापस भेजता है। शर्म आती है आपके मुंह से शब्द निकल सकता है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा था कि 2003 में कर्णधार आए थे, ये आए बंटाधार आए थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2003 आज से 2 दशक पुराना हो गया। अब तो उस भूत का पीछा छोड़ दिया, वर्तमान की बात करिए। तब जो बच्चे पैदा हुए थे, आज उनके बच्चे पैदा हो गए थे। तब मध्य प्रदेश के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्ज हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, और मध्य प्रदेश का हर एक आदमी
52,700 रुपए के कर्जे में दबा हुआ है। आपने 2700 रुपए गेहूं में किया, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी मिल रहा हो तो आप बताइए। आपने महिलाओं के खाते में 3000 रुपए डालने की बात की थी, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बहन को 3000 मिल रहा हो तो बताइए। आपने धान में 3200 रुपए देने की बात कही थी, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान को 3200 रुपए आपने दिया हो तो आप बताइए। आपने पिछले 20 सालों में पलायन की बात की, 20 सालों से मध्य प्रदेश में पलायन नहीं हुआ, इस बात को धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने स्वीकारा कि पलायन रुकेगा धीरे धीरे। कब रुकेगा? जब हमारी पुष्ट भी खता हो जाएगी तब रुकेगा, या उनकी भी पुष्ट खता हो जाएगी तब रुकेगा? ये 20 साल तक आप अपनी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहना पाए, अभी कितनी पुस्तों को खपना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य योजना को संपादित रूप देने वाली है। आपने एक बात, बहुत बड़ी बात उठाई आपने कि इतनी रोडें बन गई, इतनी सड़कें बन गई, इतने काम हो गए, तो पूछना चाहते हैं रोजगार मिल गए, तो मैं पूछना चाहता हूं 35,70,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार जो मध्य प्रदेश के श्रम विभाग की वेबसाइट दिखा रही है, वो किस प्रदेश के बेरोजगार है? इसी मध्य प्रदेश की धरती के बेरोजगार है ना। आप कब तक अपना मुंह छुपाकर तू मैं कर इवेंट मैनेजमेंट चलाकर अपनी सरकार को बचाते रहोगे? आपको शर्म आनी चाहिए, आप जवाबदेही से भागते हो। और कांग्रेस के 25-30 साल पुराने, तब की टेक्नोलॉजी बदल गई, जनरेशन बदल गया, देश बदल गया, प्रदेश बदल गया, कुछ चीज अगर नहीं बदली तो आपकी खोखली मानसिकता नहीं बदली, आपके सरकार की काली सच्चाई नहीं बदली कि हम जनता के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, कर्जा लेकर मध्य प्रदेश में कर्ज बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को कर्ज का प्रदेश बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब आत्मावलोकन करना चाहिए और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, किसानों के लिए कुछ पुख्ता कदम। कांग्रेस को गाली देने से आपका जीवन कटने वाला नहीं है। जनता ने आपको सरकार सौंपी है, सरकार को जनता के हित में काम करने का अधिकार दिया और आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, वरना आपकी जवाबदेही। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं इसी को लेकर। योगेश जी, भूतकाल को छोड़िए और वर्तमान पर आइए, कहना है रितेश जी का। देखिए खुशी जी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनका काम बोलता है डॉक्टर मोहन, हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनका काम बोल रहा है। पिछले 12 महीने के सुशासन में किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन हुआ है खर्च फील्ड में, चाहे वो निवेशकों को आकर्षित करने को लेकर हो, या युवाओं को समृद्ध करने के ऊपर हो, या किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, या माँ बहन बेटियों का कैसे उत्थान किया जाए। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार न केवल कर रही है, बल्कि इससे इन वर्गों की जनता पूरी तरह से संतुष्ट भी है। इन्होंने कहा वचन पत्र 2003 की बात करी आपने, 2003 में 25,000 करोड़ की जीडीपी होती थी, उसमें 20,000 करोड़ का कर्जा दिग्विजय सिंह सरकार ने दिया। ध्यान देना आप। और कमलनाथ जी के 18 माह के कार्यकाल में 20,000 करोड़ का कर्जा केवल 18 महीने। वो किया क्या कमलनाथ जी ने? जनता के हितों से जुड़े मामलों को लेकर जब विधायक उनके पास जाते थे तो चलो कर दिए जाते, कोई काम नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप युवराज की बात कर रहे थे, आपके युवराज के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, ना मुख्यमंत्री साफ हुआ, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ। भोले भाले किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया, 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को डिफाल्टर बनाया। जब डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह सरकार आई तो उन डिफाल्टरों का लोन का अमाउंट बैंक में जमा करके किसानों को उनको ऋण दिया जाए। तो हम तो निरंतर किसान के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। 5 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ का अवार्ड मिला, जिसमें से 3 बार वो अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया मध्य प्रदेश। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो आंखें खोलिए, मध्य प्रदेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश समृद्ध हो रहा है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारा युवा भी रोजगार से लग रहा 5 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप पूरे देश में, और 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में मिले चालू हुए, जो लाखों युवाओं को रोजगार जनरेट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों की अलग गृह दशा सुधारने हुए मध्य प्रदेश निरंतर काम कर रहा है। हमारे निचले तबके से लेकर और ऊपर के वर्ग तक सभी के हित में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका कल्याण करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। तत्पश्चात निरंतर मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है। कांग्रेस की ये खोखले दावे जो चैनलों पर बैठकर आप लोग झूठ परोसते हो ना, प्रदेश को और देश को बदनाम करते हो, इसका नतीजा है कि कांग्रेस 29-0 का आंकड़े आपकी सरकार जारी करती है, हम अपने घर से आंकड़े नहीं जारी करते हैं। कब तक झूठ का पुलिंदा लेकर और चैनलों पर वही रटे रटाए वाक्य बोलते हो जो पिछले 5-6 सालों से लगातार बोल रहे हो। चलिए जवाब ले लेते हैं। संकल्प पत्र है हमारा, वचन पत्र नहीं था। संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है कि आगामी 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे,
मेरे को, पर फिर भी बोले पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कोई स्क्रिप्ट पढ़ लिख के आया और उसको पढ़े पड़े हैं। कम से कम अच्छे शब्दों का चयन कर लीजिए, झूठ के लिए जवाब ले लेते हैं गूगल से रितेश जी सर्च से। कर लीजिए। जी रितेश जी बोलिए। मैं तो खुशी जी, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई भी हैं, कि नकल प्लस अकल बराबर सफल। ये नकल कर रहे हैं हम लोगों की आंकड़ों के लिए, झूठे आंकड़ों के लिए। 50,000 स्टार्टअप किस रेफरेंस से लेकर आए, किस पेपर में छपा, भास्कर, स्टार पत्रिका कहां से लेके आए, उसका हमको रेफरेंस दे दे। भाई झूठ के लिए भी दिमाग की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के महामानव जितने भी हैं वो दिमाग घर में रख के आते हैं। आप मुझे बताइए स्टार्टअप कितने हैं मध्य प्रदेश में? 20,000 स्टार्टअप भी नहीं है, और जिनमें से 10% भी सर्वाइव नहीं करते हैं। ये कहाँ के आंकड़ों की बात करते हैं? तो कम से कम झूठ बोलने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है गुप्ता जी। कम से कम आप पढ़ लिख कर झूठ बोलिए। कम से कम जनता के सामने जब झूठ बोलने जाइए तो तथ्यों के साथ झूठ बोलिए, वरना हवा-हवाई की झूठ बोलेंगे जनता। ठीक है रितेश जी, लेकिन ठीक है, फिलहाल जो लगातार समिट हो रही है, निवेशक रुचि जता रहे हैं, उसको लेकर तो कहीं ना कहीं स्वागत करेंगे ना, कि अगर निवेशक रुचि जताएंगे, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार आएगा। खुशी जी, हाँ। आप एक डिबेट जब सदन 20,77,000 करोड़ का निवेश आया है। क्या श्वेत पत्र में सरकार रखेगी सदन पटल पे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, जिसमें जापान, ठीक है, लौटूंगी योगेश जी, प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए रितेश जी से। मैं भाजपा के काबिल प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं, अगर ये सदन पटल पे रख देंगे कि हमने इतने रोजगार दिए, ये श्वेत पत्र हम जारी करते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं इनको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया योगेश जी, सांच को आज कैसी? अगर काम किया है, श्वेत पत्र की मांग कर रहा है, तो फिर आखिर क्यों नहीं, इसमें क्यों पीछे हट जाती है फिर सरकार? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटती खुशी जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि यह चैनल पर बैठकर हम आश्वासन नहीं दे सकते। आपकी जो मांग है आपके विधायकों के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखता है। आप जनता के हितों से जुड़े पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे, आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दे सकते हैं आप? बहिष्कार करते पार्टी के प्रतिनिधि, खुशी जी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे, वो जवाब देना चाहिए। अपनी पार्टी का चेहरा है ये, इनकी जिम्मेदारी बनती है पार्टी के प्रतिनिधियों को लेकर, इनकी जवाबदारी सुनिश्चित करिए, तय करिए कि इनको क्या करना क्या नहीं करना, वरना सिर्फ चैनल में। चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है, लेकिन आप विधानसभा में ये सब नहीं करेंगे, चैनलों पर बैठकर झूठ परोसेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है, समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। देवदत्त जी देखिए, जिस तरह से बात कही जा रही है, हालांकि देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के इस बजट सत्र में मुद्दे कौन कौन से उठेंगे, लेकिन निश्चित ही कि विपक्ष की पूरी कोशिशें रहेंगी। साफ तौर पर देखा जाए तो चाहे संकल्प पत्र की बात कर ले जो पहले बीजेपी लेकर आई थी, लेकिन एक बात ये देखी जा रही कि फिलहाल मोहन सरकार की हम बात करें तो साफ तौर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे जिस तरह फोकस रहा है, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जितनी हुई है उनकी बात कर ले, या फिर हाल ही में राजधानी भोपाल में भी की गई थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसको लेकर भी सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष के यही रहते हैं कि ठीक है, दावे तो किए जा रहे हैं, निश्चित ही निवेशक रुचि जताएंगे, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाएगा? आंकड़े आप बता रहे हैं, लेकिन क्या उतना धरातल पर उतर पाएगा और उसका लाभ मिल पाएगा? मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। देवदत्त जी। बिल्कुल, जिस तरह का अभी तक का ये मामला रहा है कि अब समझो जब से दिग्विजय सिंह के समय से शुरू हुए थे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, और शिवराज सिंह के समय भी अनेक जगह हुई, यदि जितनी अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो चुकी है, यदि वो सब धरातल पर उतरते तो आज प्रदेश की तस्वीर और तकदीर कुछ दूसरी होती। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक जो नया प्रयोग किया है, रीजनल कॉन्क्लेव, और राजधानी में जिस तरह से उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस बार पूरा जोर इसी पर है कि जमीन पर उतरे, और यदि जमीन पर नहीं उतरा तो फिर वैसे ही होगा हाथ में जैसा वो, फिर विपक्ष उसको उठाएगा, ये आवाज क्यों नहीं उठाएगा? यदि कांग्रेस समय हुआ तो भाजपा उठाती। तो यही है हकीकत में, कब ये जमीन पर उतरेगा ये विपक्ष है, और उसका अधिकार है, वो आवाज उठा सकती है और सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी। क्योंकि विपक्ष इस बार थोड़ा सा जो उनके नए प्रदेश प्रभारी बने हैं हरीश चौधरी जी, वो एक तरफ संगठन को मजबूत कर रहे हैं जमीन पे, और दूसरा वो कल बैठक लेने की उन्होंने बात कही कि हम 9 तारीख को बैठक लेंगे विधायकों की, जिसमें विधानसभा में किस तरह सरकार को घेरना है इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर तैयारी दोनों तरफ से है, खामियां और उपलब्धियों को गिनाने की, और उसमें हंगामे के पूरे आसार हैं। बड़ा सनसनीखेज ये सत्र हो सकता है, जिसकी सभी राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, क्योंकि
पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसे मुद्दे हवा में आए हैं, कुछ ऐसे मुद्दे विपक्ष के हाथ लगे जिसको लेकर वो बहुत उत्साहित। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो जी तैयारी दोनों की है, लेकिन तस्वीरें अब क्या आगे नजर आ गई ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चाएं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सदन में संग्राम की तैयारी पूरी है, दोनों ओर से, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों ने वार पलटवार की तैयारी कर ली है। हालांकि सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये होगी कि कितना हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि हंगामेदार रहेगा ये निश्चित है। जिस तरह से विपक्ष फिलहाल अभी नजर आ रहा है और सरकार ने भी कहीं ना कहीं पलटवार की तैयारी कर ली है। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।